PMC SKNMC ANMC GMC बेतिया जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी 7 निश्चय के अंतर्गत में पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एगो पूरा बिहार में सबसे अच्छा पढ़ाई है PMI सुपौल जे माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष मिश्रा पर। सर, आपने हम लोगों को बहुत पकड़ के वीडियो बनाया है, तो आज हमने सोचा कि आज आपके साथ वीडियो बनाया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने जैसा किया आप चाह रहे हैं, हम अब भी वैसा ही करने का प्रयास करें, बेहतर है। PMI सुपौल के लेक्चरर के तौर पे जानते हैं और आप चूँकि सदर में पोस्टेड थे, तो आपके और स्टूडेंट के बीच में ये मतलब कैसे बॉन्ड बना और आप PMI सुपौल में कैसे जुड़े? देखिए, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, सदर हॉस्पिटल में हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पोस्ट पे पोस्टेड हैं और एक बार ऐसा हुआ कि जो बच्चे का ट्रेनिंग वहाँ पे लगा हुआ था, जो वहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं पैरामेडिकल का स्टूडेंट, तो एक बार मुझे क्लास लेने का मौका मिला। मैं बायो वेस्ट मैनेजमेंट पे उनको पढ़ा रहा था, तो बच्चे को इतना ईजी लगा वो सारे टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो सारे लोग CS सर को पास गए और उन्होंने कहा सर ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर हैं उनको बोलिए क्लास लेने के लिए, और फिर सर ने एक लेटर इशू किए और उसके बाद से मैं लगातार लगभग 2 सालों से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो वही पहला जो क्लास है उसी क्लास से बॉन्डिंग बनना शुरू हुआ और फिर शुरुआत हो गई, और जो टीचिंग है वो मेरा पैसन है सर, है ना। उसको देखते हुए मैंने भी इसको एंजॉय करना शुरू किया और बच्चे भी लगातार बेहतर कर रहे हैं। पता है कि आपने भारतवर्ष की जो अंतिम पढ़ाई होती है डॉक्टरेट की उपाधि, वो आपने हासिल करी है, बट 12th के बाद सर्टिफिकेट की जर्नी आपने एज ए पैरामेडिकल स्टार्ट किए थे। तो आपको ऐसा क्या लगा कि एक पैरामेडिकल से माइक्रोबायोलॉजिस्ट की दुनिया में आप कदम रखे? देखिए, मैं जब बात करता हूँ पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका और हर पैरामेडिकल के स्टूडेंट को समझना चाहिए। जब वो पैरामेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो उस समय उनको लगता है कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, एप्रन पहनते हैं। धीरे धीरे जब वो कोर्स करना शुरू करते हैं, जब एग्ज़ाम आती है, जब उनके हाथ में डिग्री आता है और जब वो काम ढूंढते हैं, काम को सर्च करते हैं, तब उनको पता चलता है कि हम डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग स्टाफ की तरह अपने जीवन को, अपने करियर को सोचते हैं। और ये बात मुझे भी समझ में आ गया था पढ़ने के समय। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं क्या ऐसा करूं, कौन सा ऐसा कोर्स करूं जिसको करके आने वाले समय में मैं बहुत बेहतर अपने करियर को कर सकूं। तो फिर मैंने जो पैरामेडिकल के क्षेत्र है उसमें बैचलर डिग्री को कंप्लीट किया। बैचलर के बाद फिर मैंने PG किया माइक्रोबायोलॉजी से, और फिर मैंने कई वर्षों का रिसर्च, हमारा डॉक्टरेट में मुझे भोपाल की यूनिवर्सिटी से मुझे माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और उसके बाद मैं बिहार सरकार में नौकरी में हूँ। तो मेरा कहना ये है कि आप अगर अपने एजुकेशन को अपग्रेड करते रहें, लगातार पढ़ाई को जारी रखें, तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है। 2019 को श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन से आपको सर्वाइकल कैंसर पे रिसर्च के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिली। सर, ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और हमारे भारत में अभी इसकी क्या स्थिति है? इस पर हम कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे मतलब इससे प्रिवेंट होंगे? देखिए, मेरे जीवन का ना बहुत अच्छा पल है 3 जून। जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे PhD अवार्ड हुआ है और मैं उस मोमेंट को कभी भूल नहीं पा रहा। आपने कहा कि सर ये जो इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर क्या है, तो ग्रुप ऑफ वायरस है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस HPV, और आजकल जो यंग एज वुमेन है, जो फीमेल है, उसका जो सर्विक्स है उस एरिया में, जो उसके ह्यूमन की हम बात करें, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस एरिया में किसका इन्फेक्शन हो जाता है, इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, सर्विक्स में कैंसर हो जाता है, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे वैक्सीन ट्रायल्स में हैं। तो सबसे इसमें मैंने क्या अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि आप अगर समय से डायग्नोसिस करवा लेते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है
कि जो सिम्टम्स हैं उस सिम्टम्स को वो लोग इग्नोर करते रहते हैं। सिम्टम्स हैं, उन्हें लगता है कि हाँ प्रॉब्लम आया है, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही आपको लगता है कि सिम्टम्स हैं आपके बॉडी में जो रेगुलर होना चाहिए, उससे अगर कुछ चीज़ इरेगुलर कंडीशन आपको दिख रहा है तो आप अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से मिले। समय से अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। लगातार स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। बिल्कुल, लगातार स्क्रीनिंग कराना चाहिए, समय समय पे आप डायग्नोसिस कराएं। डायग्नोसिस समय से कराते हैं तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पूरा वर्ल्ड वाइड में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था कोरोना वायरस के नाम से, जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड का अर्थव्यवस्था, हमारे भारत का अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जिसमें पूरा अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गया, सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो गया, जिसमें सफलता पाने के लिए, उसके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए एक एज ए हेल्थ वर्कर, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपका क्या योगदान रहा? आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि हमने ये चीज़ की अपने देश के लिए? देखिए, मैं जब कोविड के बारे में बात करता हूँ तो मैं उस दौर को याद करता हूँ, तो बड़ा ही एक पैनिक स्थिति था, और एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि लोग जो पॉजिटिव होते थे वो घर में अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे, और हमारा काम था कि लोगों को बताइए, डायग्नोस करिए कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में तो सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में RT-PCR लैब को इस्टेब्लिश किया। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे RT-PCR लैब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और आज तक लगभग 6.5 लाख टेस्ट में कोविड का सक्सेसफुली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लीट किया है। सुपौल जैसे क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे RT-PCR लैब एस्टेब्लिश करने के बाद वो भी दौर आया जिसमें मैं पॉजिटिव हो गया, हमारे टेक्नीशियन पॉजिटिव हो गए, फिर भी हम लोगों ने बहुत पैनिक स्थिति में काम को बंद नहीं किया, काम लगातार चालू रहा, और बहुत अच्छे से पेशेंट को टाइमली रिपोर्ट दे पाया, और फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू। आपका जो लैब है RT-PCR, ये RT-PCR क्या होता है और इसमें क्या काम करते हैं? ये मतलब बहुत लोग जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि RT-PCR क्या करते हैं, इसमें DNA RNA का कुछ रोल है, ये बताएंगे सर? देखिए, बड़े सामान्य तरीके से हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस वायरस हो, चाहे वो HIV वायरस हो, चाहे वो निफा वायरस हो, चाहे वो राइनो वायरस हो, चाहे वो कोविड वायरस हो, इस सबों का एक बेसिक रूल क्या है कि अगर वायरस है वो चारों तरफ से एक प्रोटीन से कवर होगा, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो DNA होगा या तो RNA। आपने कहा RT-PCR के बारे में, तो हम जाते हैं 1983 की बात करते हैं। कैरी मुलिस एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने PCR के बारे में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास थोड़ा सा DNA है तो उसके नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करते हैं कि पैटर्निटी का पता करना है कि रियल मदर फादर कौन है, या फिर क्रिमिनल केसेस में देख रहे हैं कि जो किसी के साथ अगर कुछ ऐसा घटना हुआ है तो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर हम डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए कि अगर बैक्टीरिया है, अगर वायरस है, अगर फंगस है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल है, और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, या तो DNA है या तो RNA है। तो DNA RNA के नंबर को हम DNA को RNA को हमको आइडेंटिफाई करना है, पता करना है, तो क्या करना होगा, इसके नंबर को इंक्रीज करना होगा। तो 1983 कैरी मुलिस का जो PCR का प्रिंसिपल है, उसमें हम क्या करते हैं, DNA के नंबर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब हम RT-PCR के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट हो जाता है कि हमारे पास जो वायरस है वो वायरस क्या है, RNA। तो जो RNA वायरस है, पहले हमें RNA से क्या करना होता है, DNA करना है। जैसे कि हमें पता है कि सामान्य प्रोसेस में DNA से RNA बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और RNA से जो प्रोटीन बनता है उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, और DNA से जो DNA बनता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो सामान्य प्रोसेस में DNA से mRNA बन रहा है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। यहाँ पे वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो मुझे क्या करना होगा, RNA से DNA बनाना होगा, तो बैक ले रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RT-PCR में जो आप RT देख रहे हैं वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, चूंकि कोविड वायरस एक RNA वायरस है, और उस RNA वायरस का हमें क्या करना होता है, पहले DNA बनाना होता है, और फिर अगर DNA बन गया है तो उसके नंबर को हम इंक्रीज करते हैं, उसकी संख्या को, उसकी क्वांटिटी को, उसके मात्रा को हम बढ़ाते हैं, और फिर हम वहाँ पे पेशेंट को कैसे बताते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। बड़े सामान्य शब्दों में समझते हैं
कि अगर आरएनए है तभी हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनेगा, और अगर डीएनए बना है तो हम उसके नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें हम 45 साइकिल तक उसको प्रोसेस करते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वो दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें साइकिल में डीएनए का संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत कम है तो क्या होता है, ये 25 साइकिल में, 20 साइकिल में बनना शुरू हो जाता है। और भी अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम 35-40 साइकिल करते हैं, लेकिन डीएनए का एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, डीएनए का नंबर नहीं बढ़ता है। इसको हम लोग कहते हैं सीटी। आपने सुना होगा कि सीटी वैल्यू से हम लोग कोविड के समय में डॉक्टर जो रिपोर्ट देख रहे थे वो सीटी वैल्यू से देख रहे थे। तो सीटी वैल्यू का मतलब यही है साइक्लिक थ्रेशोल्ड, कि कितने साइकिल में हमारा डीएनए नंबर इंक्रीज किया है, उसको हम लोग ग्राफ को और सीटी वैल्यू के हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं। तो बड़े सामान्य शब्द में डीएनए आरएनए नंबर को बढ़ाने वाला लैब एक ऐसा लैब जहां पे हम डीएनए आरएनए के बेसिस पे कहते हैं कि हाँ ये पर्सन पॉजिटिव है, ये पर्सन निगेटिव है, तो हम बोल रहे हैं आरटी-पीसीआर। जाहिर सी बात है कि आप बहुत समय से एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में रहे और आपका क्या नज़रिया है, आप एक डॉक्टर को और एक पैरामेडिकल का जो कर्मी होता है उनको कहाँ देखते हैं आप अपने नज़र से? देखिए, पैरामेडिकल में अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है, बैचलर कोर्स किया है, तो मैं बड़ा सिंपल कहूँगा अपने एजुकेशन को अपग्रेड करें। ये एकदम फैक्ट बात है। अगर आप अपने एजुकेशन को अपग्रेड नहीं करेंगे तो बड़ा समस्या आने वाले समय में। जॉब तो लग जाएगी, आपका कोर्स डिप्लोमा करके जॉब लग जाएगी, बैचलर करके जॉब लग जाएगी, लेकिन एक करियर का वो पोजीशन जिस पोजीशन के बारे में हर आदमी सोचता है कि हमारा लाइफ बेहतर हो, उसके लिए आपको पीजी करिए, उसके लिए आपने एजुकेशन को अपग्रेड करिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करिए, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से करिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से करिए, बेहतर संस्था में आपको इंटर्नशिप हो, इस पर भी आपको फोकस करना है। 25 जगह 50 जगह हम लोग पीजी के बाद डिजर्टेशन के लिए अप्लाई करते थे, तब किसी बेहतर इंस्टीट्यूशन से आपका सिलेक्शन होता है और फिर वहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, पूरा वहाँ से इंटर्नशिप आपका पूरा होता है। तो आपको बेहतर करने के लिए, जैसा आपने कहा किस तरीके से आप देखते हैं, तो डॉक्टर्स को कैसे देखते हैं और पैरामेडिकल को कैसे देखते हैं। अगर पैरामेडिकल का स्टूडेंट जब वो कोर्स कर रहा होता है तो उसे बहुत कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो जब ज्वाइन करता है तब उसको पता चलता है कि हमारा लिमिट क्या है, और आप चाहते हैं उस लिमिट को लिमिटलेस करें, उस लिमिट की बाउंड्री को कंप्लीट करें, तो बेहतर होगा कि आप अपने एजुकेशन को अपग्रेड करें। बहुत अच्छा लगेगा आप पैरेलल में खड़े हो। ये है कि मतलब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल, हायर एजुकेशन आपको करना है। सर, आप जो पीएचडी का हायर एजुकेशन हासिल किए हैं उसमें क्या है, उसमें बहुत बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस रहा है और वो आपने बैचलर लाइफ में जारी। कहने का ये है कि आपने बहुत बड़ा फेज जो है बैचलर लाइफ का वो आपने फेस करा है। जैसे हम लोग हैं और मेरे दोस्त लोग हैं, सारे हम लोग के स्टूडेंट हैं, तो वो सब क्या है कि एक बैचलर लाइफ में अभी रह रहे हैं, ना समझ है ना किसी चीज़ का है, बहुत सारे ऐसी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं जिनको हम लोग फेस कर रहे हैं। तो आपकी समझ से क्या ऐसा हम लोग में सुधार ला सकते हैं या हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ को जो हमारा बैचलर लाइफ अच्छा हो? देखिए, बैचलर लाइफ अच्छा हो, बड़ा ही सवाल जो आपका है उस सवाल का आंसर मैं बड़े ही सरल शब्दों में देता हूँ। मैं अपने लाइफ के 3 प्रिंसिपल को आपको बताता हूँ। अगर ये 3 प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि बैचलर लाइफ, मैरिड लाइफ, सारे लाइफ आपका बड़ा बेहतर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि आप अल्ट्रा हाइजीन को फॉलो करें। अल्ट्रा हाइजीन से इसका मतलब यहाँ पे है कि आप जो फूड ले रहे हैं वो फूड माइक्रोब्स फ्री हो, वो कंटामिनेटेड ना हो। आप जो कपड़े पहन रहे हैं उस कपड़े पे आयरन किया हुआ हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके पहनने के बाद आपकी कंफर्टेबिलिटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंफर्टेबल फील करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पे अल्ट्रा हाइजीन से इसका मतलब ये भी है कि जो फूड आप ले रहे हैं वो फूड में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। ये सारा काम अगर आप करते हैं तो आपका हेल्थ बेहतर होता है, और अगर आपके पास हेल्थ बेहतर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रगल को आप मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि लाइफ का पहला प्रिंसिपल है अल्ट्रा हाइजीन। दूसरा है स्पिरिचुअल। आपको आध्यात्मिक होना जरूरी है। आप चाहते हैं कि मेंटल रिलैक्सेशन हो, आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसको पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपने कहा कि सर आपने लंबे समय तक पढ़ाई किया, अलग अलग देश के कई राज्यों में मैंने भी पढ़ाई किया हुआ है,
तो मेरा कहना है कि भारत के अलग अलग संस्था से पढ़ाई करते समय एक लॉन्ग टाइम में मैंने अपने आप को कैसे मैनेज किया, तो मैं अध्यात्म के प्रति मेरा समर्पण हमेशा से रहा है। अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी मेंटल स्ट्रेस के शिकार नहीं होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आपको लगता है कि एक सुपर पावर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तीसरी बात क्या है, जो आप जानते हैं उसको शेयरिंग करें। जब मैं पढ़ रहा था उस समय मैं अपने क्लासमेट के साथ उस चीज़ों पे चर्चा करता रहा, जब सीनियर हो गया तो अपने जूनियर्स के साथ चर्चा करता रहा, और इस तरीके का हैबिट में लगभग मुझे लगता है 20 सालों से मेरे अंदर है कि जो नॉलेज है उसको शेयर करें। तो ये 3 आप अपने लाइफ में लाइए। अगर आप बैचलर हैं, आप चाहते हैं कि हमारा बैचलर लाइफ बहुत बैलेंस रहे, तो आप अल्ट्रा हाइजीन मेंटेन करेंगे, आपका ब्रेन का लेवल मेंटेन रहेगा। जिस किसी भी रिलीजन के आप हैं उस रिलीजन को फॉलो करें, उसके जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, जो नॉलेज है अपने क्लासमेट को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ इंगेज रहेगा। और जब आप अपने आप को इंगेज बना के रखेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। और आपने तो ऑयल फ्री फूड भी बनाया है, हाँ, खाना भी बनाया है, सब आपने चीज़। देखा है, मैं उस पर यूट्यूब पे हमारे वीडियो थे। आपके नाम का क्या राज है? आपका नाम है डॉक्टर सुभाष मिश्रा, ये बदल के डॉक्टर सुभाष कुमार मिश्रा गोल्डन कैसे हो गया? देखिए, किसी का भी नाम न क्या होता है, वो उस नाम को बोलते हैं जो उसके सर्टिफिकेट में होता है, वही उसका नाम होता है। तो मेरा पूरा नाम है डॉक्टर सुभाष कुमार मिश्रा गोल्डन, और यही सर्टिफिकेट में नाम है, यही मेरे आधार कार्ड में है, यही मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स। अब आपका कहना है कि इसके पीछे क्या राज है, तो कुछ राज को राज लेने देते हैं। क्वेश्चन है आपसे सर, मैंने कहीं से कुछ पता किया है कि ये आइकॉन फार्मा का क्या राज है? देखिए, मेरा हमेशा टीचिंग के साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ मैं थोड़ा सा इंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस की तरफ भी मेरा झुकाव रहा है। तो कुछ समय तक मैंने एक दवा की फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन किया, उसी का एक पार्ट है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी को अभी मैं कंप्लीट बंद कर चुका हूँ, अब मैं उस पर बिल्कुल टाइम नहीं देता। टीचर एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट एज ए गाइडेंस, आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या बताना चाहेंगे या हमारे दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे? आपका कोई एक राय? देखिए, बड़ा सिंपल है, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, और माइक्रो मीन्स आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हर एक चीज़ पे एक ऐसा एनालिसिस होना चाहिए, सूक्ष्म से हाँ सूक्ष्म सूक्ष्म, जैसा माइक्रो शब्द है। तो मेरा कहना है कि बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे जब स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारा वीडियो दिखता है, बहुत सारा रील्स दिखता है, आपको फाइंड करना है उसमें रियल क्या है। अगर रियल चीज़ को आप फाइंड करते हैं रील्स के अंदर ना, तो एक लिमिट बन जाता है, फिर आप बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करके नहीं देखते। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को आप पे निर्भर करता है कि आपको कहाँ से क्या मिल रहा है, आपको फाइंड करना है, और बेहतर चीज़ है तो आप उसको नॉलेज लीजिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हम लोग का आज सपना पूरा हो गया कि एक दिन सुभाष सर के साथ भी पकड़ के वीडियो बनाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ब्रजेश बाबू, आप अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतर करें, और उस दिन ये वीडियो आपको और बेहतर लगेगा जिस दिन आपका एजुकेशन हायर लेवल का होगा, आप किसी बेहतर जगह पे होंगे, तो आप उस दिन को याद करेंगे कि सर ने कहा था कि डिप्लोमा को कैसे अपग्रेड करें PhD। थैंक यू सर। थैंक यू।